नाम का मेहनती किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और हीरा और रोशनी नाम के 2 बच्चे थे। हीरा की आयु जहाँ 5 वर्ष की थी तो वही रोशनी की आयु 6 वर्ष थी। एक दिन लखन शाम के समय थका हारा अपने खेत से घर पर लौट रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। शाम के समय सन्नाटे में यह बच्चा कौन रो रहा है? जैसे ही लखन की नजर झाड़ियों पर पड़ी, उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा था। उस नवजात शिशु को देखकर लखन अपने आप से बोला, हे ऊपर वाले, क्या समय आ गया है? कोई अपने बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया है। अगर मैं इसे अकेला छोड़कर चला गया तो यह बेचारा तो रात की सर्दी में ही मर जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। लखन उस बच्चे को घर ले आया। लखन के हाथ में बच्चे को देखकर उसकी पत्नी शालिनी चौंकती हुई बोली, यह किसका बच्चा है? लखन ने सारी घटना बताते हुए शालिनी से कहा, शालिनी, यह बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पता नहीं किसका बच्चा होगा। आप इसे क्यों उठा कर ले आए? इसके माता पिता तो परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रही हो शालिनी? मुझे जहाँ पर यह बच्चा मिला है वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और तुम तो जानती हो कि आजकल कितना खराब समय चल रहा है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए क्या? हमारे तो 2 और भी है। हमारे खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश करने की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो शालिनी, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है। इस बच्चे के नसीब की भी देगा। हम इसका नाम सोहन रखेंगे। तो आप ही अपने सोहन का अपने गले से चिपटा रखिए। मुझे किसी भी बाटूंगी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने पुत्र और पुत्री में ही बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले से नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। शालिनी हमेशा क्रोध भरी नजरों से सोहन को देखती रहती और अपने दोनों बच्चे हीरा और रोशनी को बहुत ही लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन लखन ने शालिनी से कहा, शालिनी, तुम्हारा रवैया सोहन के प्रति ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि वह एक अनाथ है। वह जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर लखन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही सोहन शालिनी के पास आकर बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे भूख लगी है माँ। हाय, अब मैं तुझे खाना खिलाती रहूं क्या? मेरे पास अब यही काम रह गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। खाना इतना आसानी से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है और यहाँ मुफ्त का तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले घर की साफ सफाई कर, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मुझे भी माँ। अरे अरे, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है और मैंने तुम्हारे लिए देसी घी भी निकाला है। मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। सोहन आंखों में आंसू लिए इस दृश्य को देखकर चुपचाप काम में लग गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन लखन शालिनी से बोला, शालिनी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पीठ के पीछे सोहन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हो। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, यह मुझे बताने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मत भूलिए, हमारा सहारा हमारा सगा पुत्र हीरा ही बनेगा। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा, पर यह बात तुम्हें एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगी। लखन जानता था कि शालिनी से बहस करना उसके लिए बेकार साबित होगा। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। सोहन अब जवान हो चुका था। सोहन जहाँ लखन के साथ उसकी खेत में हाथ बटाता तो हीरा दिन भर आवारागर्दी करता, क्योंकि शालिनी के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया था। एक दिन लखन सोहन के साथ खेत में काम कराता रहा होता है कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर लखन से बोला, देखो लखन, मुझे केवल तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। इसी वजह से मैं तुम्हारे बेटे से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी?
क्या किया है मेरे बेटे ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। तुम्हारे बेटे ने मेरी एकलौती पुत्री सोनम का जीना हराम कर रखा है। जब भी वह घर से बाहर निकलती है, तुम्हारा पुत्र उसे छेड़ने लगता है। उसकी गलती की मैं क्षमा मांगता हूँ मुखिया जी। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है। अब अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। मैं उसका वह हाल करूँगा कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया क्रोध से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। शाम के समय लखन अपना काम पूरा करके सोहन के साथ अपने घर पर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी शालिनी से बोला, तुम्हारे लाड प्यार ने हीरा को बिगाड़ दिया है शालिनी। अब तो वह लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। आज मुखिया उसकी शिकायत लेकर आया था। तुम्हें पता है मेरा सिर शर्म से नीचे झुक गया। तुम तो जब देखो मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो और हमेशा इस निठले सोहन की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ मुखिया तुमसे शिकायत करने के लिए आया था। अगर मुझसे शिकायत करने के लिए आता तो उसकी टांगे तोड़ देती। बकवास बंद करो शालिनी। अपने बच्चे को डांटने की बजाय उसकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं कि तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर शालिनी गुस्से से वहाँ से चली गई। तभी सोहन लखन से बोला, चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरा भाई सुधर जाएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो सोहन। अगले दिन लखन और सोहन खेत पर गए ही थे कि तभी वहाँ पर गांव का जमींदार आ पहुँचा और लखन की ओर देखकर बोला, लखन, अब तुम्हें खेत में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं जमींदार। तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा हो चुका है। ये सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है जमींदार साहब? सोहन सही कह रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरे खेत पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? पहले पूरी बात सुन लो लखन। दरअसल हीरा कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम उधार लेकर गया था, जो ब्याज लगाकर बहुत हो गई है। और कल जब मैंने अपनी रकम ब्याज सहित हीरा से मांगी तो उसने अजीब सा जवाब दिया कि वह सारी रकम जुए में हार गया है। उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गिरने की जरूरत नहीं है लखन। कर्ज तुम्हारे बेटे ने लिया है, इसीलिए उसे चुकाना भी तुम्हें होगा। या तो तुम मुझे धन दे दो या फिर मुझे अपना खेत दे दो। आप तो जानते हैं जमींदार कि मैं खेत में कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमा पाता हूँ। समझ गया, और ज्यादा दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे सोहन को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये खेत अब मेरा है। लखन निराश होकर सोहन के साथ अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने नहीं मानी। हीरा की वजह से मेरे पुरखों का खेत हाथ से चला गया। अपनी पति की बात सुनकर शालिनी गहरी सोच में डूबती हुई बोली, अब मैं समझी कि हीरा घर पर क्यों नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए। अगर हीरा ने गलत काम किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आगे चलकर ऐसा काम नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा हीरा मेहनत करके अपना खेत जमींदार से जरूर छुड़वाएगा। घर पर तो अभी तक हीरा नहीं आया। चिंता मत कीजिए, आगे से हीरा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। उसने नादानी में यह कदम उठाया होगा। रात तक वह घर लौट आएगा। अगले दिन लखन सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई पीटने लगा। लखन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मुखिया गांव के लोगों को लेकर खड़ा हुआ था और लखन को क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ? अरे यह पूछो क्या नहीं हुआ। आज मेरी बेटी राधा का विवाह है और कल रात तुम्हारे पुत्र हीरा ने मेरे घर पर चोरी कर ली। क्या कहना चाहते हैं आप?
लखन, कल रात गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने से तुम्हारे बेटे हीरा को मेरी बेटी के शादी के गहने चुराते हुए देखा है और उसे जंगल की ओर भागते हुए भी देखा है। तुम जानते हो, मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी एकत्रित करके अपनी बिटिया के लिए सोने के गहने बनवाए थे। तुम्हारा बेटा मेरी बरसों की मेहनत एक पल में चुरा कर ले गया। तभी वहाँ पर शालिनी आ पहुँची। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वह ऐसा नहीं कर सकता। शालिनी ने इतना कहा ही था कि तभी गांव का एक व्यक्ति शालिनी से बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है हीरा को चोरी करते हुए। अगर हीरा निर्दोष है तो फिर बुला उसको। उस व्यक्ति की बात सुनकर शालिनी ने आंखें नीचे कर ली, क्योंकि सच यही था कि हीरा रात भर घर नहीं आया था। तभी वह व्यक्ति दोबारा शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी नजरें नीचे क्यों कर ली? हीरा रात भर घर वापस नहीं आया ना, और आएगा भी क्यों? मैंने उसे स्वयं अपनी आंखों से जंगल की ओर भागते हुए देखा है। तुम्हारा बेटा हीरा जमींदार से कर्ज लेकर सारी रकम जुए में हार गया, और दूसरी बार तुम्हारा बेटा मुखिया की बेटी के गहने चुराकर भाग गया। इतनी घटिया परवरिश की थी तुमने अपने बेटे की। देखो, आज मेरी बेटी का विवाह है और मेरी बेटी के गहने तुम्हारे बेटे ने चोरी किए हैं, जो कि भाग गया है। कुछ दिन पहले मैं जमींदार के पास गया था। जमींदार ने कहा कि अगर मैं अपना घर उसके पास गिरवी रख दूं, तो वह मुझे उतने ही गहने दे देगा। लेकिन मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूंगा? घर तो उनका गिरवी रखना चाहिए जिनके पुत्र ने चोरी की है। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? वही जो तुम नहीं सुनना चाहते। अपने परिवार को लेकर इसी समय इस घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दूंगा। मैं तुम्हारा घर जमींदार के पास गिरवी रखूं और उससे गहने लेकर अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लखन और शालिनी ने मुखिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, मगर मुखिया नहीं माना। मुखिया और गांव के लोगों ने लखन, शालिनी और सोहन को उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शालिनी और लखन को रोता देख सोहन उन दोनों से बोला, आप चिंता क्यों करते हैं? आपका दूसरा बेटा और भी है, और वो हूँ मैं। सोहन लखन और शालिनी को जंगल की ओर ले गया और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटकर राज्य में बेचने लगा। लकड़ियाँ बेचने में उसे जितना भी धन मिलता, उससे उसके परिवार का गुजारा आराम से चलने लगा। शालिनी हमेशा अपने बेटे की काली करतूत याद करके रोती रहती। एक दिन सोहन शालिनी से बोला, चिंता मत कीजिए माँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दो सोहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा सगा पुत्र ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन हमारा सहारा तुम बने। अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों तो भूखे मर जाते। ऐसा मत कहिए माँ, आपने भले ही मुझे पराया समझा हो, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा है। मैंने आपकी डांट को एक माँ की डांट समझकर भुला दिया है। आप भी उन पलों को याद करके अपने मन में बोझ मत डालिए। इतना बोलकर सोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। तभी लखन शालिनी से बोला, देखा शालिनी, तुम हमेशा से सोहन को बुरा भला कहती थी। तुमने सोहन को कभी भी एक माँ के जैसा प्यार नहीं दिया। अंत में सोहन ही हमारे काम आया। इधर सोहन जंगल में लकड़ियाँ काट ही रहा था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़े हुए एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। सोहन तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। सोहन ने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोटली पड़ी हुई थी, जिसमें स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। मगर सोहन के मन में लालच नहीं जगा। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर ले आया और उसके जख्म के स्थान पर मलने लगा। कुछ ही देर में वह व्यक्ति होश में आ गया। सोहन उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, मेरा नाम सोहन है। आप बेहोश थे और घायल भी। आपके शरीर से खून बह रहा था, परंतु अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके घाव के स्थान पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया है। अब वहां से खून नहीं बहेगा। यहाँ पर एक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर पड़ा हुआ था। तुम चाहो तो उसे उठाकर ले जा सकते हो। स्वर्ण मुद्राएं इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। मैं इस राज्य का राजा अकरम हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तभी कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया।
मगर वह मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाए और भाग गए, लेकिन हमले के दौरान मैं घायल हो गया और बेहोश हो गया। तुमने मेरी मदद की है। राजा अकरम ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली सोहन को पकड़ाते हुए कहा, इनकार मत करना, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वेधरक मेरे महल में चले आना। इतना बोलकर राजा अकरम वहां से चला गया। सोहन खुशी खुशी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर झोपड़ी पहुंचा और सारी घटना शालिनी और लखन को बताते हुए बोला, ईश्वर ने हमारी मदद की है। अब हम अपना खेत और अपना घर आसानी से छुड़ा सकते हैं। अगले दिन सोहन ने जमींदार का कर्ज चुकाकर अपना खेत वापस ले लिया और मुखिया के कहने के बदले ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना घर भी वापस ले लिया। उसने खेती के लिए बहुत सारी जमीन भी खरीद ली और अपने पिता लखन के साथ खेती करने लगा।